हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय अकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 चैप्टर 2 के टॉपिक जो हमारा चल रहा था यूजेस ऑफ डायमेंशंस, उसका हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। एंड द थर्ड यूज इज टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो उनके बीच में हमें रिलेशन जो है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश करना है। ओके, तो इस यूज को मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प लेकर क्लियर करने जा रही हूँ। और एग्जाम्पल जो है उसका स्टेटमेंट है द टाइम पीरियड टी डिपेंड अपॉन मास एम ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पेंडुलम ले लेते हैं। कैसे कि जैसे मान लीजिए ये हमने क्या किया हुआ है, एक हमारे पास ये एक रिजिड सरफेस है, यहाँ से हमने एक थ्रेड की हेल्प लिया और उस थ्रेड की हेल्प लेकर हमने यहाँ पर क्या किया है, एक जो है स्फेरिकल जो आपने बॉब है वो यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, और जब आपने ये स्फेरिकल बॉब यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है तो इसका कोई ना कोई मास होगा, दैट इज एम। ओके, और ये जिस स्ट्रिंग की हेल्प से यहाँ पर सस्पेंडेड है इसकी लेंथ होगी, वो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एल। ठीक है, अब ये जहां पर भी जिस भी प्लेस पे रखा हुआ है वहां पर क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे इस पे वर्क करेगा और वो हमारे पास क्या है, जी। ओके, अब ये अगर पेंडुलम है, इसको अगर हम इस बॉब को यहाँ से इस तरह से पकड़े और यहाँ तक स्लोली लेकर आए, ठीक है, और फिर यहाँ पर लाकर अगर हम इसे छोड़ दे तो क्या होता है कि ये बॉब जो है हम यहाँ तक लाए हैं, हमने इसे छोड़ दिया तो ये पहले इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, मतलब स्लोली स्लोली ये क्या करेगा, यहाँ पर मूवमेंट करेगा, है ना। और जब ये एक साइकिल कंप्लीट करता है तो जितने भी टाइम इंटरवल में ये एक राउंड कंप्लीट करता है उस टाइम इंटरवल को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ओके, तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ किसका, टाइम पीरियड का, पेंडुलम के लिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्लियर क्या करना है, टाइम पीरियड टी, हम यहाँ पे जो भी इसका टाइम पीरियड मिलेगा उसे किससे डिनोट करेंगे, टी से। एंड दैट डिपेंड्स ऑन मास एम ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम। वो किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पे। क्या मास पे वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स अगर मास बढ़ा तो टाइम पीरियड बढ़ा, या फिर मास अगर डिक्रीज हुआ तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज हुआ। ऐसा आपको इसने क्लियर नहीं किया हुआ है, नहीं किया हुआ ना। सो हम यहाँ पर ये तो जानते हैं कि मास पर डिपेंड करता है, बट हाउ, कैसे डिपेंड करता है, दैट वी डोंट नो। ओके, तो हम इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं, कंसीडर करते हुए चलते हैं। कैसे कि जो टाइम है वो डिपेंड कर रहा है, इट इज प्रोपोर्शनल टू मास, मास पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि कैसे डिपेंड कर रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है, ये हमें नहीं पता। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यहाँ पे सपोज कर लेते हैं इसकी पावर ए है। ओके, तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो ए है इस पर डिपेंड करेगा कि टाइम पीरियड जो है मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है। लाइक अगर ए की पावर 1 हुई तो इसका मतलब टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि फिर आपको सिंपल सा लॉजिक मिल जाएगा, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर सपोज करो इसकी पावर -1 हुई तो ये कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो दैट डिपेंड्स ओनली ऑन ए, यानी कि इसकी पावर पर डिपेंड करेगा। ओके, तो अब इसके बाद सेकंड आपका टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, अपॉन लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अब लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, तो बट लेंथ पर डिपेंड जो कर रहा है, कैसे कर रहा है ये हमें नहीं पता। सो वी आर टेकिंग हियर एल रेज टू द पावर बी, दैट मीन्स टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू पावर बी। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया है, ये हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट है। एंड नाउ इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो भी यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये उस पर भी डिपेंड करेगा। सो जी रेज टू द पावर सी। एंड फाइनली इट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ स्विंग। जो भी एंगल ऑफ स्विंग है, जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर सपोज कीजिए आप इसे थोड़ा सा रोटेट करें, मतलब यहाँ तक ले आए, ठीक है, हम इसे यहाँ तक ले आ रहे हैं। कैसे लेके आ रहे हैं हम यहाँ तक, यहाँ से हम इसे यहाँ ला रहे हैं। अब ये जो इस तरह से इस तरह हम पोजीशन में ला रहे हैं, तो अभी ये यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद इसकी पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी। तो ये आपके पास जो एंगल होता है दैट इज थीटा, दिस इज नॉन एज एंगल ऑफ स्विंग। ओके, ये हमारे पास क्या हुआ, एंगल ऑफ स्विंग। सो टाइम जो है इस पर भी डिपेंड करता है, थीटा, और कैसे डिपेंड करता है ये नहीं पता। सो वी टेक हियर थीटा रेज टू द पावर डी। तो आपको यहाँ पर 4 छोटी छोटी इक्वेशंस मिल जाती है ना। हम सारी इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं।
ऑन कंबाइनिंग वी गेट, सबको जब हम कंबाइन करेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं t इज प्रोपोर्शनल टू m रेज टू द पावर a, l रेज टू द पावर b, g रेज टू द पावर c एंड थीटा रेज टू द पावर d। सबको हमने यहाँ एक साथ लिख दिया है, ठीक है। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि जब भी आपके पास प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है आप इसे रिमूव करते हैं और यहाँ पर क्या अप्लाई कर देते हैं, कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं। सो t इज इक्वल टू k m रेज टू द पावर a, l रेज टू द पावर b, g रेज टू द पावर c एंड थीटा रेज टू द पावर d, वेयर k क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और जो कैसा है, डायमेंशन लेस है। ओके, डायमेंशन लेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन मिली है इसको हम नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5th, और यहाँ पर हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस अप्लाई करना है, जैसे कि प्रीवियस यूज में आपको मैंने बताया था। तो उसके अकॉर्डिंग जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है उनकी इंडिविजुअल डायमेंशंस कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पर इनकी डायमेंशंस लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में टाइम है, टाइम की डायमेंशन क्या है हमारे पास, t। ओके, और फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में चलते हैं k की तो डायमेंशन होती नहीं है बिकॉज हमने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया है, इट इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो आप k को यहाँ पर से छोड़ दीजिए। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, मास, और मास की डायमेंशन आपके पास क्या होती है, m रेज टू द पावर 1, और इसकी पावर यहाँ पर क्या है, a, तो आपने यहाँ पे अप्लाई किया पावर a। नेक्स्ट लेंथ, लेंथ की डायमेंशन आपके पास क्या होती है, l 1, और इसकी पावर यहाँ पे क्या है, b, सो यू विल राइट हियर b। एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है हमारे पास L1t-2, और इसकी पावर यहाँ पे कितना है, c है, आप अप्लाई कीजिए c। एंड नेक्स्ट थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ स्विंग, और हमने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियर किया हुआ है क्या कि जो एंगल होता है वो क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है, दैट्स व्हाई इट इज डायमेंशन लेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। और जब डायमेंशन नहीं होती है तो हम यहाँ पर भी इसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। तो अब आगे चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये t जो है इसकी पावर क्या है, 1 है। ओके, नेक्स्ट m की पावर 1 है और कंप्लीट पावर क्या है, a, तो 1 इंटू a दैट मीन्स m रेज टू द पावर a। क्लियर। अब l की पावर यहाँ पे आपके पास क्या है, b। अब यहाँ पे देखिए l की पावर है आपके पास c, और t ये -2 है और c से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, -2c। सो फाइनली t रेज टू पावर 1 m a l, l की पावर b है और c भी है, तो आपके पास पावर्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे एंड t -2c। तो अब आपके पास ये इक्वेशन आपको मिल चुकी है। इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास बेसिस ये हैं, क्या क्या है, m, l और t, और जो पावर्स हैं वो ये हैं, यहाँ पर टाइम की पावर है 1 और ये है यहाँ पे a, b प्लस c -2c एक्सेट्रा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ डायमेंशंस है यानी कि जो भी पावर्स हैं हम उनको कंपेयर कर देते हैं। ऑन कंपेयरिंग डायमेंशंस वी गेट, क्या मिलेगा जरा देखिए, t की पावर 1 है, यहाँ पर आप देखो क्या m है क्या लेफ्ट हैंड साइड में, नहीं है ना, दैट मीन्स m नहीं है तो a की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, भाई जब यहाँ पर ये पावर है ही नहीं तो आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 0। क्लियर। नेक्स्ट b प्लस c को देखिए, क्या यहाँ पर l की कोई टर्म है हमारे पास, नहीं है, तो जब कोई टर्म नहीं है दैट मीन्स l रेज टू द पावर 0 हुआ यहाँ पे, तो b प्लस c भी ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हुआ, 0। एंड नेक्स्ट t, यहाँ पर t की पावर क्या है, 1, यानी कि ये है इसकी डायमेंशन 1, और यहाँ पर क्या है डायमेंशन -2c, सो -2c इज इक्वल टू 1। क्लियर। आपके पास इक्वेशन नंबर यहाँ पर 5th तक है, हम इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 6, और ये हो गया 7 और ये हो गया हमारे पास 8। अब हम आगे इस इक्वेशन 8 को सॉल्व करते हैं। सो -2c इज इक्वल टू 1,
तो आपके पास c की वैल्यू क्या मिली, -2 इस तरफ आ जाएगा, -1/2। तो आपको c मिल चुका है। फाइन, a यहाँ पर आपको पहले ही मिल चुका है, c यहाँ पे मिल गया है। अब ये आपके पास क्या है, b प्लस सी इक्वल्स टू 0। और जब आपके पास b प्लस सी इक्वल टू 0 है तो आपके पास b की वैल्यू क्या हो गई है, -c, वहां पे चला गया है। और c क्या है, -12, तो दैट मीन्स b की वैल्यू क्या हो गई है, +12। अब आपको b भी मिल गया है। सो आपको a, b और c तीनों वैल्यूज जो है यहाँ पर मिल चुकी है। अब आपको क्या काम करना है, डायरेक्ट अपने इस फॉर्मूलाज में सारे वैल्यूज को पुट कर देना है। सो फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 t इक्वल्स टू k m रेज टू द पावर a, है ना, और a क्या है, 0, l रेज टू पावर b and b is equal to half. Next, acceleration has the power c and c is equal to -12 and theta जिसकी आपके पास कोई पावर आई नहीं, तो थीटा क्या है हमारे पास, 0। तो फाइनली वी विल राइट हियर t इज इक्वल टू k, m रेज टू द पावर 0 है तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो गई है, 1, l रेज टू द पावर हाफ एंड g रेज टू द पावर -12, और थीटा की पावर 0 है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो यू विल राइट हियर t इज इक्वल टू k अंडर रूट l की पावर हाफ है तो आप इसको स्क्वायर रूट के अंदर ले सकते हैं, और g की पावर -12 है, मतलब स्क्वायर रूट तो इसके लिए भी है बट ये क्या है, डिनोमिनेटर में है। अब बाय एक्सपेरिमेंट्स वी गेट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2π, देन t विल बी इक्वल टू 2π रूट l अपॉन g। ये हो गया है आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ओके, सो दिस इज द आंसर। तो आपने यहाँ पर क्या किया था, सबसे पहले जो भी आपके पास यहाँ पे क्वांटिटीज दी हुई है आपने उनको इस फॉर्म में लिखा था कि वो किस तरह से डिपेंड करती हैं। आपको यहाँ पर क्लियर मेंशन नहीं है कि वो कैसे डिपेंड करती है, सो आपने अपनी तरफ से एज्यूम किया था उनकी पावर लगा के। और जो ये जो पावर्स है ये हमारे पास क्या है, डायमेंशंस है। हमने फिर इनको कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव किया, कांस्टेंट अप्लाई किया, कांस्टेंट आपके पास डायमेंशन लेस होता है। फिर हमने लेफ्ट और राइट साइड दोनों की डायमेंशंस अप्लाई की, और अप्लाई करने के बाद फाइनली हमने उनको कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आई है हमने उनको सॉल्व करके इन सभी डायमेंशंस यानी कि a, b और c की वैल्यूज को कैलकुलेट किया और इस फॉर्मूला में अप्लाई किया। और ये जो आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू आई है 2π, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को सॉल्व करने के बाद जो हमारे सीनियर साइंटिस्ट हैं उनको ये वैल्यूज मिली थी, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली k की वैल्यू 2π अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया है हमारे पास टाइम पीरियड। आप इसे नोट कर लीजिए। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम एरर वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।